हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चल रहा था और हमने मैक्सवेल रिलेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में स्टडी अच्छे से कर लिया था। बिल्कुल हर चीज़ मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें छूटेगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ अब के लिए लेक्चर सोच रहे हो कि हमें इस साल पढ़ना है। मैं 5 साल आगे की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत आगे तक चलने वाले हैं। भाई तुम बच्चे हो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे, फिर उससे आगे बच्चे आएंगे। तो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इस तरीके से दे रहा हूँ कि आगे 5 साल तक भी ये कंटेंट चलता रहेगा। पेपर इसी कंटेंट से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो तुम तो सिर्फ एक बार की सोच रहे हो, तो मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ। तो हमने इतना पोर्शन खत्म कर लिया था अपने। तुमने फर्स्ट पेज पे जो स्टार्टिंग में सिलेबस लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो, टिक टिक लगाते चलो कि इतना कंप्लीट हो गया। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है हीट कैपेसिटी, राइट? कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तुमने चीजें तो रट्टी बहुत मारी होगी, पर आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक चीज बताऊंगा, बिल्कुल एकदम तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी कि एक्चुअल में हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं। आज तक तो बस फॉर्मूला याद कर लिया, सीपी सीवी, इंटरनल एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, एंथैल्पी अपॉन में टेम्परेचर, ये सब बातें याद कर ली। लेकिन एक्चुअल में हीट कैपेसिटी होती क्या है? देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल देखो कि सपोज करो तुम्हारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियल T1 था और तुम्हें उसका टेम्परेचर पहुंचाना है T2। मतलब कि तुम्हें उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? भाई कुछ ना कुछ सिस्टम में हीट देनी पड़ेगी, तभी तो टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होगा। तो लेट सपोज कि जो हीट दे रहे हो वो तुम्हारी क्या है, DQ हीट है। और इस मटेरियल की टेंडेंसी टू रेज द टेम्परेचर T1 टू T2, इसी को बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। कि इस मटेरियल की कितनी टेंडेंसी है कि ये टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होने में जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसकी कैपेसिटी, उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अगर सिंपल सी जनरल इक्वेशन में मैं बोल दूं कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन में डेल्टा E चेंज, या मैं इक्वल टू बोल देता हूं E अपॉन में T2 माइनस के T1। चूंकि हम एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हैं तो मैं E इक्वल टू बोल सकता हूं DQ अपॉन में T2 माइनस के T1। बात समझ में आई? तो ये हमारी क्या हो गई, हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन तुम्हें अभी भी बात क्लियर नहीं हुई कि सर एक्चुअल में हीट कैपेसिटी क्या होती है। और बताता हूं मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। तुमने क्या देखा होगा कि राजस्थान में जो सैंड होता है, रेत होता है, और तुमने ओशन देखे होंगे। जो सैंड होता है ना राजस्थान में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, राइट? और जो ओशन होते हैं, पानी होता है, जो ये होते हैं बहुत कूल होते हैं, कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, बर्फ होते हैं, बर्फ जमा होता है, राइट और रॉन्ग? अगर मैं तुम्हें सिंपल सा पूछने लगूं कि मुझे बता, जो ये रेत है राजस्थान का, ये गर्म क्यों होता है, और जो ओशन है वो ठंडे क्यों होते हैं, तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि इसका आंसर क्या दे। भाई जाहिर सी बात है, सारे एक यूनिवर्स का पार्ट है। रेत राजस्थान का वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, जो ओशन है वो भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। हम अलग से कोई हीट तो सप्लाई कर नहीं रहे हैं। भाई हम जाके क्या राजस्थान में जाके भट्टी जला रहे हैं क्या कि जो वो गर्म हो जाता है? नहीं जला रहे ना। क्या हम जाके फ्रिज लगा दिए क्या हमने ओशन में जाके कि भाई वो पानी ठंडा हो जाए, कोल्ड हो जाए? नहीं कर रहे ना। सबके साथ ये एक इन्वायरमेंट है, ये हमारा एक, सपोज करो ये एक इन्वायरमेंट सिस्टम है। इधर कहीं यहाँ राजस्थान में रेत पड़ा हुआ है, सैंड, और इधर ये सारा का सारा ओशन पार्ट है, राइट? ऊपर से सन आ रहा है। भाई सन क्या आ गया, गर्मी देगा। भाई क्या देता है, दे रहा है। दोनों के लिए सेम है। इसको ये भी हीट, इसको भी ये टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा है, इसको भी ये टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा है। लेकिन भाई हमारे लिए तो सन बहुत दूर है, दोनों के लिए दूर है। हीट मिलेगी, जो सन से हीट मिलेगी वो रेत के पास भी सेम आ रही होगी और पानी के साथ भी सेम आ रही होगी। लेकिन फिर हमें रेत गर्म क्यों मिलता है और ओशन ठंडे क्यों मिलते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हीट कैपेसिटी। क्या कि एक्चुअल में सैंड में देखो, सैंड में होता क्या है कि जब तुम टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 करते हो तो हमारी कम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। या मैं कहूं कि इसकी जो टेंडेंसी होती है T1 से T2 चेंज होने की, बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, मतलब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती इसका टेम्परेचर T1 से T2 पहुंचाने के लिए। लेकिन पानी में क्या होता है, पानी में जो H2O प्रेजेंट है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर T2 से T2 तक पहुंचाना है तो मुझे इसके लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी।
या मैं तुम्हें और सिंपल बोल दूं कि जो जल्दी टेम्परेचर चेंज कर दे, मतलब जो जल्दी चीज गर्म हो जाए, उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और जो लेट गर्म होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। भाई कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या है हीट कैपेसिटी? क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल, द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस देखो, ये ज्यादा बेटर होगा। भाई जो कोई मटेरियल की जो टेंडेंसी होती है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने की, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हीट कैपेसिटी। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, तुमने थोड़ी सी हीट दी तो वो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया किसी मटेरियल के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे? भाई इसकी हीट कैपेसिटी तो कम है। भाई पोटेंशियल का ही काम कर रहा है ना। भाई जैसे क्या देखते हो, जैसे तुम अपने ऊपर एग्जांपल लो, हम और तुम्हें, एक मेरे साइड में एक तगड़ा सा बंदा आ जाए 6 फीट का और एक में टिंगा सा, तो इधर क्या होगा? सामने कोई भी वेट रखा होगा। अब टिंगा सा आदमी तो उस वेट को जल्दी से उठा लेगा। भाई सिंपल से, उसके पास पावर है, वो जल्दी से उठा लेगा। लेकिन मेरे पास तो पावर नहीं है, मुझे तो उठाने के लिए और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुझे उसको उठाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यही काम होता है वाटर का, कि वाटर को हीट करने के लिए उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए ओशियन को जब सन से लाइट आती है तो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता जितनी जल्दी हमारा रेत का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इस वजह से जो हमारा रेत होता है ना, रेत वो गर्म होता है, हीट निकलती है, और जो ओशियन होते हैं वो ठंडे होते हैं। बात क्लियर आई? दिमाग की नसें खुली की खुली? ये सारी चीज तुम्हारे आसपास है ना, वो सब थर्मोडायनेमिक्स ही है। लेकिन पता किसे है? पता किसको है कि वो थर्मोडायनेमिक्स है? समझे बात को? अगर मैं तुम्हें और आज इजी कर देता हूं, तुमने तेल देखा है? अगर मैं तुम्हें एक तरफ बोल दूं कि भाई पानी है और एक तुम्हारे पास वेजिटेबल ऑयल है, और मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, कौन जल्दी गर्म होगा? अरे कौन जल्दी गर्म होगा? तो तुम कह दोगे सर तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जो जल्दी गर्म हो जाएगा इसका मतलब है कि उसमें टेम्परेचर चेंज जल्दी हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज जल्दी हो रहा है तो उसकी हीट कैपेसिटी कम है। भाई वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। वाटर की इसके बहुत रीजन है, मैं 10 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा क्यों है, सैंड की ज्यादा क्यों है, या सैंड की कम क्यों है। ये भी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा चीजें सुनते रहो, पेन रख के, बाद में लिख लेना। अभी सुन लो, वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब यह है कि जो ये टेम्परेचर चेंज दिखा रहा है T1 से T2 में, वो बहुत लेट दिखा रहा है। लेकिन ऑयल में तुम देखते हो, ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। देखते हो कि नहीं देखते? इतनी सी वही सेम टेम्परेचर पे तुम तेल की छींटा डाल दो तो जला देता है, पानी का डाल दो तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, वो अपना टेम्परेचर को लेट से चेंज करता है। लेकिन जो तेल होता है वो अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज कर देता है। तो अगर मैं तुमसे हीट कैपेसिटी की बात करूं तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ऑयल से। समझ रहे हो? और ऑर्डर लगा दूं तो लो, हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड आ गया। समझ में आई बात? नसें खुली कुछ की हीट कैपेसिटी एक्चुअल में होती क्या है? समझे? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो हीट कैपेसिटी है वो स्टेट फंक्शन होगा कि पाथ फंक्शन होगा? बोलो, सोचने मत बैठो, ये बता रखा है जब तुम्हें हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था। भाई जब हीट हमारा पाथ फंक्शन है तो हीट कैपेसिटी भी तो हमारा पाथ फंक्शन ही होगा। बोल, मानते हो कि नहीं मानते? इन चीजों को ऐसे ही लिख लिया करो जो एग्जाम्पल बताए हैं। कंजूसी मत क्या करो, ये मत सोचा करो कि हमने ये बातें सुन ली, हमें जिंदगी भर याद रहेगी। नहीं रहेगी। जेएम का पेपर देख के मैं तुमसे पूछ लूंगा कि बता हीट कैपेसिटी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी, तो तुमसे बताया नहीं जाएगा। सच कह रहा हूं मैं, बताया नहीं जाएगा। तो जितने भी एग्जांपल देता हूं, हीट का देता हूं या सैंड का देता हूं, ऑयल का देता हूं, ये सब जो प्रैक्टिकल चीज जो तुम्हारे आसपास की मैं जोड़ के जो थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट बना रहा हूं ना, वो इसलिए बना रहा हूं कि तुम्हें मजा आए, तुम्हें लगे कि हाँ एक्चुअल में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है थर्मोडायनेमिक्स में। समझ रहे हो? तो ये होती है हीट कैपेसिटी। अब देखो आगे, अब हीट कैपेसिटी की अगर मैं तुमसे यूनिट पूछने लगूं, अगर मैं हीट कैपेसिटी की तुमसे यूनिट पूछने लगूं तो सिंपल सी बात है, क्या होगी? अरे क्या होगी? हीट की क्या होती है? जूल, और नीचे क्या है? टेम्परेचर, केल्विन। तो कितनी हो जाएगी हीट कैपेसिटी की? तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो, एक सिंपल होती है हीट कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल के लिए तुम निकाल सकते हो। दो चीज और होती है, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी,
एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। राइट, ये एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक मोल की हीट कैपेसिटी मतलब हमने एक मोल सब्सटेंस लिया है और उसमें हम टेम्परेचर चेंज कंसीडर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना कि हमने एक मोल सब्सटेंस लिया है, उसके अंदर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन में क्या आ जाएगा, मोल इंटू डेल्टा टी। दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली सॉलिड के लिए हम पढ़ते हैं, उसमें हम ग्राम में बात करते हैं कि अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस ले लें और 1 ग्राम सब्सटेंस के साथ हम देखें कि उसका टेम्परेचर चेंज किस तरीके से हो रहा है, उसकी हीट कैपेसिटी लो आ रही है कि लेस आ रही है कि हाई आ रही है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का जो होता है टेम्परेचर चेंज, अगर हम उसके लिए स्टार्ट देखें तो उसके लिए क्या कहते हैं, डेल्टा टी। यहाँ पे 1 ग्राम की जगह क्या में लिख दोगे, मास भी लिख दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल का चेंज देख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का चेंज देख रहे हैं। और ये दोनों की दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये दोनों की दोनों क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो हीट कैपेसिटी होता है, अगर जनरल तुम्हें हीट कैपेसिटी बोल दे तो बोल देना कि भाई ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तुम्हें आइडिया में पहले ही दे सकता था कि एक्सटेंसिव वो जो मास और मैटर के ऊपर डिपेंड करे, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो हमारे मास और मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे। कोई भी चीज फिक्स कर दो दुनिया में, तुम कोई भी चीज फिक्स कर दो, जैसे मैंने क्या कर दिया, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि 1 मोल के लिए, चाहे तुम दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, व्हाटएवर तुम्हें जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज देखना है, तो लेकिन वो 1 मोल ही होना चाहिए। तो उस मोल का मतलब क्या हो गया कि हम 1 मोल के अंदर हीट कैपेसिटी चेंज देख रहे हैं। इसलिए जो एक मोलर हीट कैपेसिटी और 1 ग्राम के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है, जब तुम अमाउंट फिक्स कर देते हो, वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये मोलर हीट कैपेसिटी और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दोनों की दोनों क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर हीट कैपेसिटी क्या हो सकती है? भाई हीट कैपेसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनाइट, क्या क्या हो सकता है, बोलो, खुद लगाओ आइडिया। अगर मैं तुमसे पूछने लगा कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, चलो मैं लिख के दे देता हूं कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूं कि इनमें से हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो। ए ऑप्शन दे दिया कि 0 हो सकती है, ऑप्शन बी कि इन्फिनाइट, ऑप्शन सी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ऑप्शन डी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज हो सकती है, ऑल ऑफ दीज हो सकती है, या ऑप्शन डी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? अगर मैं तुम्हें पूछने लगूं कि मैग्नीट्यूड में एक टेम्परेचर चेंज हम देख रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, और वो मैग्नीट्यूड आएगा तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनाइट, क्या हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन है तुम्हारा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, तुमने बिल्कुल सही दिया है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। काटो, वो कोई भी, सारी हो सकती है, ऑल ऑफ दीज, वो सब कुछ हो सकता है। वो पॉजिटिव भी दिखा सकता है, वो 0 भी हो सकती है, वो इन्फिनाइट भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो हीट कैपेसिटी है एनी वैल्यू, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। और यही क्वेश्चन आ रखा था एग्जाम में, नेट वालों, यही क्वेश्चन आता था नेट में कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनाइट। तो चारों की चारों वैल्यू पॉसिबल है हीट कैपेसिटी के लिए। अब कैसे पॉसिबल है वो मैं सिखाऊंगा कि 0 वैल्यू कब होगी। यूनिट याद रखना हीट कैपेसिटी के लिए, जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ पे जूल पर केल्विन पर ग्राम आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, राइट। अब देखो 0 वैल्यू कब होती है हीट कैपेसिटी की। 0 वैल्यू होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो हीट कैपेसिटी की जो 0 वैल्यू होती है वो कब होती है, जब हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक हो, जब हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक हो, एडियाबैटिक प्रोसेस,
क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है, इसलिए जो हमारी हीट कैपेसिटी होगी वो भी जीरो होगी, राइट। पॉजिटिव वैल्यू में तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि C इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब तुम किसी भी वैल्यू के अंदर C इज इक्वल टू कितना होता है? dq बाई T2 माइनस के T1। मतलब जब तुम किसी भी टेम्परेचर के अंदर हीटिंग इफेक्ट देखना चाह रहे हो, हीटिंग इफेक्ट देखना चाह रहे हो, हीटिंग इफेक्ट से मतलब ये है कि तुम टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 ले जा रहे हो, लोअर टेम्परेचर से तुम हायर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो, तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। कभी भी तुम अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जा रहे हो तो उसके लिए हीट कैपेसिटी पॉजिटिव होगी। अगर हीट कैपेसिटी नेगेटिव की बात करूं कि नेगेटिव कब होगी, तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट कर दो कि जब हमारा dq T2 माइनस के T1, मतलब जब हमारा T1 टेम्परेचर ग्रेटर हो जाए T2 से। इसका मतलब ये हो गया कि जब तुम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हो, भाई तुम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हो, तो उस केस में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। उस नेगेटिव की फिजिकल सिग्निफिकेंस जानते हो क्या है? उस फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कौन अपना टेम्परेचर जल्दी से डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जो जल्दी से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और जो लेट अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल अपोजिट, वाइस वर्सा। जिसको टेम्परेचर इंक्रीज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। ऐसे ही जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकालना पड़ रहा है, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। दोनों सेम अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट यह आता है कि सर इन्फिनाइट क्या होगी? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सर हमारी इन्फिनाइट कब होगी? बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो असर डालो। चलो इसके ऊपर बताते हैं हम तुम्हें क्या होती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। इन्फिनाइट, तो हमारी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट कब होगी? ये जानते हो, ये कहानी वो होती है कि तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा एक्चुअल में। मतलब तुम सिस्टम को हीट तो दे रहे हो लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। उस केस में जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है। कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो हमारा? मत बनाओ सर, समझ में नहीं आएगा हमें, डायरेक्ट बोल दो ना। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, आगे जब कभी तुम फेज डायग्राम पढ़ोगे, आई थिंक तुमने पढ़ भी लिया होगा, जब तुम फेज डायग्राम पढ़ोगे तो फेज डायग्राम में क्या देखते हो? इस तरीके से सॉलिड, इस देखते हो ना, ये होता है सॉलिड, ये होती है गैस, और ये क्या होता है? लिक्विड होता है। और जब तुम कभी भी सॉलिड से लिक्विड में फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो तो उस ट्रांजिशन पॉइंट पे, उस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट इनिशियल और फाइनल सेम होता है। तो तुम्हें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई T2 माइनस के T1, और जब हमारा T2 ऑलमोस्ट इक्वल टू T1 हो जाता है तो dq अपॉन में 0 आ जाता है और हमारी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। तो कभी कभी तुम्हें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो पॉइंट ऐसा है कि जहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तभी हमारी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट आ रही है और तभी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। दुनिया में कहीं भी तुम हीट दे रहे हो सिस्टम को, अगर तुम्हारा टेम्परेचर T1 से T2 तक नहीं पहुंचा, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब समझ लेना वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट यूज हो रही है। भाई होता क्या है, तुम्हें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, सॉलिड के बीच में से मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो घटता चला जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो सॉलिड का ट्रांजिशन पॉइंट होगा। तो उस केस में जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो सिस्टम में हीट दोगे, वो एक्स्ट्रा हीट सारी की सारी यूटिलाइज होती है ट्रांसफॉर्मेशन करने में, फेज ट्रांसफर करने में। तो इस वजह से जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो तुम्हारी जो हीट, मतलब जब तुम हीट देते हो सिस्टम को तो तुम्हारा टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा नहीं दिखता। तो तुम इसमें जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं जय मालो कि जो हीट इन्फिनाइट होती है वो कब होती है? ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हारी हीट होगी। या एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कि व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, या तुम इसको लिख लो हिंदी में, यार इंग्लिश मेरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको कैसे लिखोगे कि जब तुम सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा,
तो उस केस में कौन सा प्रोसेस होता है, लिख लोगे? उस केस में कौन सा प्रोसेस होता है? तो तुम बोल दोगे कि जो वो एक्स्ट्रा हीट जो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, तो वहां पे लिख लेना आंसर कि वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रही है। कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कभी भी कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसमें वो हीट यूटिलाइज होगी, राइट। चलिए, हीट कैपेसिटी का एक क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बता सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? बोलो बोलो बोलो, बहुत मजे की बात है। कहाँ है डस्टर? बोलो, बहुत चीजें सीक्वेंस से चला रहा हूं मैं। बोलो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, अब तो सारा कंसेप्ट बता दिया। अरे अब तो बोल दो। देखो क्या अजीब जॉब है ना टीचर की, इतने लोग मुझे इस कैमरे के पीछे बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। इसको बोलते हैं कर्म। करते जाओ और चेष्टा मत रखो। महाभारत वहाभारत देखते हो कि कुछ नहीं देखते, ये टाइम पास कर रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या होगा? तो मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूं कि जो लिक्विड की हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है सॉलिड से, और सबसे कम हीट कैपेसिटी होती है गैस की। लेकिन जब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, उस केस में जो हमारी गैस होती है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारा लिक्विड आ जाता है और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? सॉलिड आ जाता है। लेकिन अगर जनरल कोई तुमसे पूछ ले कि सॉलिड और लिक्विड में हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो ये ऑर्डर याद रखना कि लिक्विड की हीट कैपेसिटी हमेशा सॉलिड से तो ज़्यादा ही होगी और गैस से भी ज़्यादा होगी। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जब कभी तुम्हें टेम्परेचर मेंशन ना हो तो उस केस में ये जनरल केस लगाना कि जनरली लिक्विड और सॉलिड की हीट कैपेसिटी गैस से ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? अब इसका रीज़न क्या है कि सर इसका रीज़न क्या है कि हीट कैपेसिटी लिक्विड की इतनी ज़्यादा क्यों होती है और गैस की इतनी कम क्यों होती है? मैं इसका तरीका बहुत तरीके से समझा सकता हूँ। होता क्या है कि जो हमारा लिक्विड होता है ना, लिक्विड में हमारा वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल जो मोड होते हैं, वाइब्रेशन मतलब अपने पॉइंट पे घूमना, ट्रांसलेशनल मतलब एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में मूव करना, वो दो मोड एक्टिव होते हैं। सॉलिड के केस में सिर्फ वाइब्रेशनल एक्टिव होता है, और गैस के केस में जब टेम्परेचर लो रखोगे या कम रखोगे तो उस केस में हमारा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एक्टिव होता है। ये भी बताऊंगा आगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक है, आराम से डिस्कस करूंगा। लेकिन जब तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो गैस के केस में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों के तीनों मोड एक्टिव हो जाते हैं, और लिक्विड के केस में वही रहते हैं वाइब्रेशनल और रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल बोल सकते हो, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल, राइट। और सॉलिड के केस में सिर्फ क्या रहता है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन का मतलब समझते हो? वाइब्रेशन अपनी इस पोजीशन पे घूम के ऐसे करने लग जाऊं, इसको वाइब्रेट बोलते हैं। ऐसे चल रहा हूं, तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, इसको ट्रांसलेशनल बोलते हैं। इधर से घूम जाऊं, इधर से पलट के और नीचे हाथ करूं, पैर ऊपर करूं, इसको रोटेशन बोलते हैं। कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के केस में क्या होता है कि क्लोज पैकिंग होती है। सॉलिड के केस में क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है। ध्यान से समझना, क्लोज पैकिंग होने की वजह से जो एटम होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे। अब फिक्स होंगे तो भाई वे तो रोटेट तो कर नहीं सकते, ना ही वे ट्रांसलेशन दिखा सकते, तो अपनी पोजीशन पे क्या दिखा सकते हैं? वाइब्रेट तो कर सकते हैं ना। भाई मैं सपोज करो कि मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, इधर से आगे से भी आगे, इधर से भी आगे, इधर से आगे, तो मैं ऐसे तो कर ही सकता हूँ, ऐसे तो कर ही सकता हूँ। कितना भी वो मुझे कर ले तो मैं कुछ ना कुछ तो पैर अपनी मेन पोजीशन पे होके वाइब्रेट तो कर ही सकता हूँ ना। तो उस वाइब्रेट के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि जितने ज्यादा तुम्हारे किसी सिस्टम में मोड एक्टिव होंगे, उन मोड के लिए हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए, और उन एनर्जी के चेंज में जो टेम्परेचर या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। या सिंपल सा मैं तुम्हें और आइडिया दे देता हूं कि तुम्हें ये क्या है, एक एक्स्ट्रा काम है।
भाई इसके पास सिर्फ रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है। सॉलिड के पास सिर्फ वाइब्रेशनल है और लिक्विड के पास वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल है। तो मतलब जब हम इनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते टाइम, अभी टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें टेम्परेचर से T1 से T2 पहुंचाना है। तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे ही तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे, मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करने लगे। तो जितने उनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, इतनी ही जो हमें एनर्जी दे रहे हैं इन चीजों, इन मोड में यूटिलाइज हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो जब वो इन चीजों में यूटिलाइज हो रही है, तो टेम्परेचर T2 इंक्रीज करने के लिए या टेम्परेचर T1 से T2 तक पहुंचने के लिए इतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी हमारा, हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। भाई समझ रहे हो ना, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इन मोड में यूज हो रही है, कोई ट्रांसलेशन में यूज कर रहा है, कोई वाइब्रेशन में, कोई रोटेशन में। तो हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं इन मोड में यूटिलाइज हो रही है। तो इन मोड के यूटिलाइज होने के बाद जब ये मोड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा, T2 तक पहुंचेगा, राइट। तो होता क्या है, लिक्विड के केस में सबसे ज्यादा जनरली हीट कैपेसिटी होती है। या तुम्हें और रीजन दो, रीजन क्या दूं, इंटरेक्शन के बेसिस पे तुम्हें समझाता हूं कि सपोज करो तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। मैं क्यों हीट कैपेसिटी लिक्विड की ज्यादा बोल रहा हूं और सॉलिड की कम क्यों बोल रहा हूं, इसका भी रीजन सुन लो। सपोज करो कि तुमने क्या किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया किसी भी सिस्टम में, तो तुम क्या देखते हो, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो सारे के सारे क्लोज होते हैं। मतलब कि वो इतनी क्लोज प्रिमिटिविटी में होंगे। इस तरीके से तुमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, ईट एटम से इस एटम तक हीट ट्रांसफर हो गई, इससे इस तक हीट ट्रांसफर होगी, इससे हीट ट्रांसफर इस तक हो गई। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर हो जाती है एक एटम से दूसरे एटम, ओवरऑल सिस्टम की हीट इंक्रीज करने लगती है और टेम्परेचर T1 से T2 तक जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन लिक्विड के केस में तो ऐसा नहीं होता। लिक्विड के केस में एक तो पार्टिकल भी दूर दूर होते हैं, समझ रहे हो, ऊपर से उन्हें रोटेशन भी करना है, ऊपर से उन्हें वाइब्रेशन भी करना है। तो उस केस में जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एक तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन दिखाना पड़ेगा, और जब ट्रांसलेशन दिखाएगा तो इसके अंदर तुम्हें पता है कि वाइब्रेशन मोड भी एक्टिव होते हैं। समझ रहे हो मेरी पॉइंट? तो उसको जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कुछ तो ट्रांसलेशनल में एनर्जी चली जाएगी। भाई इधर से मैं यहां तक जाऊंगा, मेरी कुछ तो एनर्जी लूज होगी कि नहीं होगी, मुझे यहां तक आने में, भाई यहां तक आने में एनर्जी कुछ तो लूज होगी। ऊपर से मैं एनर्जी लेके इसके पार्टिकल के पास गया, जा, तो इसको जब एनर्जी दूंगा तो कुछ एनर्जी होगी। तो ऐसे जब तुम लिक्विड में एनर्जी देते रहते हो तो उसका टेम्परेचर लेट चेंज होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। समझे? अरे समझे मेरे भाई कि नहीं समझे? तो इस वजह से जो हमारा लिक्विड में होता है तो लिक्विड में दोनों मोड एक्टिव होने की वजह से और पार्टिकल के दूर होने की वजह से, या रोटेशनल वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल होने की वजह से, रोटेशन भी बोल देते हैं कभी कभी इनमें, तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो लेट चेंज होता है, जिसकी कारण जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है लिक्विड की वो हाई हो जाती है सॉलिड से। अब तुम कहोगे सर गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर है, गैस को तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। समझ रहे हो कि गैस को तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। भाई सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी तो गैस की होनी चाहिए थी ना, क्योंकि गैस के केस में तो पार्टिकल एक उधर उस कॉर्नर में, एक उधर उस कॉर्नर में, एक इधर, तो गैस में तो भाई तुम देख ही पा रहे हो। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही तुम गैस में पार्टिकल जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने की स्टार्ट करोगे, उनका मूवमेंट इतना फास्ट हो जाता है कि वे आपस में एक दूसरे के साथ टकरा लेते हैं और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे पूरे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि जब पार्टिकल आएगा एक दूसरे से कोलाइड करेगा तब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उस तरीके से उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तुम थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वो जल्दी बहुत फास्ट मूव करेगा, और जैसे ही फास्ट मूव करेगा एक को धक्का मारेगा, दूसरे को ऑटोमेटिक लग जाएगा, तीसरे को ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से एक पूरी सीक्वेंस बन जाती है। लेकिन तुम्हें तो पता है कि सॉलिड में और लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं, और लिक्विड में भी एक क्लोज ही होते हैं, एक बॉन्ड होते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए जो हीट कैपेसिटी होती है लिक्विड की हाई होती है और गैस की कम होती है। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली हमारी गैस की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव हो जाते हैं।
या मैं तुम्हें बोलने लगूँ कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा सही होगा, अगर मैं तुम्हें बोलने लगूँ क्यों, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में सिर्फ क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोड ही होते हैं। या तुम्हें जनरल पूछे कभी भी की हीट कैपेसिटी किसकी हाई होती है, तो तुम्हें यही लगाना है कि लिक्विड की हीट कैपेसिटी सॉलिड से हाई होती है। अगर तुम्हें टेम्परेचर मेंशन करके दे दे, हाई टेम्परेचर, तो उस केस में तुम कह देना कि गैस की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब क्लियर है पॉइंट? क्लियर है क्या? और तो इसमें कुछ बचा नहीं बताने के लिए हीट कैपेसिटी पे? अरे समझे, कुछ समझे कि नहीं समझे? चलो समझे तो क्वेश्चन कर दो। एक मॉलिक्यूल लिख लो, 3 मॉलिक्यूल लिखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताओ चारों में से सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होगी? बोलो, चारों में से सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी? बोलो। चलो बता देते हैं। अच्छा आंसर दिया तुमने, मुझे पता है, ब्यूटेन ही बोला होगा। बिल्कुल सही, ड्रो मत, काटूंगा नहीं इस बार। एन ब्यूटेन होगा, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, फिर एन प्रोपेन, फिर इथेन और फिर मीथेन। ठीक है, इस तरीके से हमारा हीट कैपेसिटी का ऑर्डर होगा। दिस इज योर हीट कैपेसिटी ऑर्डर। होता क्या है, तुम्हें और एक्सप्लेन करूं मैं थोड़ा सा, जब तुम्हें कर ही रहा हूं मैं, तो क्या करो, CH3 CH2 CH2 CH3, तुमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में तुमने ये कंपाउंड भर दिया और दूसरे कंटेनर में तुमने मीथेन भर दिया। ठीक है, इस तरीके से तुमने मीथेन भर दिया। अब जैसे ही तुम्हें टेम्परेचर दोनों कंटेनर का T1 से T2 तक पहुंचाना है, राइट और रॉन्ग? तुम इसका आंसर तो मास की फॉर्म में भी दे सकते थे कि सर इसका मास ज़्यादा है तो इसलिए ही इसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन कभी कभी अगर मास भी सेम हो जाए तो उस केस में कैसे कंपेयर करोगे? तो सबका तरीका बता रहा हूँ मैं कि तुम्हें टेम्परेचर T1 से T2 तक पहुँचाने, तुम्हारे पास 4 सिस्टम है। अब जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तो इस केस में देखो, इस केस में सिर्फ 4 बॉन्ड है। इन 4 बॉन्ड में क्या होगा, वाइब्रेट हो सकता है या रोटेशन हो सकता है ना। मतलब जब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो सिर्फ इसके पास 4 ही बॉन्ड है जिनमें ट्रांसलेशन तो हमेशा प्रेजेंट ही होता है कि रोटेशन हो सकता है और वाइब्रेशन हो सकता है, राइट। सिर्फ 4 बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही तुम ब्यूटेन के पास पहुंचे तो भाई इसके पास भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके पास भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके पास भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट और रॉन्ग? भाई ये देखो, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वहां पे तो सिर्फ जो तुम एनर्जी दे रहे थे सिस्टम की इंक्रीज करने के लिए T1 से T2 के लिए, वो उन 4 बॉन्ड में यूटिलाइज होकर ओवरऑल टेम्परेचर T2 तक पहुंच गया। लेकिन इस केस में जब तुम एनर्जी देना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, हीट देना स्टार्ट करोगे, तो ये सारे के सारे बॉन्ड आपस में ट्रांसलेशनल, रोटेशन, वाइब्रेशन दिखाएंगे। ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी। तो उसके कंपेयर में इसमें तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमें टेम्परेचर को चेंज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो कभी भी तुम्हें हीट कैपेसिटी कंपेयर करना हो, अगर बॉन्ड दे रखो और इक्वल मास दे रखो, तो बॉन्ड देख लो किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में उसी में क्या होगा, उसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू हाई होगी। अब भी समझ लो मेरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं। हीट कैपेसिटी वो नहीं है कि तुम्हें टेम्परेचर दे दिया और हीट कैपेसिटी बढ़ गई, नहीं। हीट कैपेसिटी द टेंडेंसी टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, उसकी टेंडेंसी क्या है, जितनी उसकी लोएस्ट टेंडेंसी होगी उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, जितनी ही उसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होगी उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब क्लियर है आई थिंक। चलो इसमें यहीं रोकते हैं, और ज़्यादा मुझे डिटेल में जाना नहीं है।